ये था, ठीक है। लिखा हुआ था कि 0.50 और 0.70 के बीच में कितने दशमलव संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। इसमें कितने दशमलव संख्याएं आ सकती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा क्या, बताइए, इनफाइनाइट, मतलब अनंत आ सकती हैं। कितनी आ सकती हैं, अनंत आ सकती हैं, ठीक है। अनंत इसको आप कहते हैं, ठीक। अनंत संख्याएं आपकी आ सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को दिया हुआ था, और ये क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका दिमाग लग रहा हो तो एक बार ज़रूर आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा झमेला नहीं लेना है। आप देखिए 2 से 4 है, 4 से फिर 6 है, एक एक अंक को छोड़ के देखना है, ठीक है। 6 से 8 है, 8 से आप देख सकते हैं 10 है, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं, लेकिन इसको आप देखिए 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ठीक है। और 12 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 2 या 6, 9, 3 4 12, 3 5 15, और मतलब 3 5 जो आपका 12 के बाद 15 आएगा ना, ठीक है। 3 5 जो 15, ओके। सो फॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 15, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ, मतलब इस सीरीज़ में जो है क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा इस सीरीज़ में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये सीरीज़ बहुत ही अच्छा सीरीज़ था दोस्तों, 0 1 1 फिर 2 फिर 3 5 8। देखने से कुछ इसमें अंदाज़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो जब अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो हम ज़रा सा कोशिश करेंगे कि इसमें हम कुछ चीज़ों को देखें, ठीक है। देखिए ये स्पेशल टाइप की सीरीज़ है दोस्तों। क्या होता है ये, इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज़। अगर कोई कंप्यूटर वाला बच्चा होगा तो वो जानता होगा, ठीक है। फिबोनाची सीरीज़ को कहते हैं। ये इसका जो टर्म्स होता है, जैसे देखिए 0 + 1 को ऐड करने पे क्या आया, 1 आया। 1 और 2 को जोड़ने पे 3 आया, ठीक है। फिर 3 + 5 को जोड़ने पे 8 आया, 8 + 5 को जोड़ने पे 13 आया। इस प्रकार से कहने का मतलब कि जो भी नेक्स्ट टर्म है वो पिछले 2 टर्म्स का एडिशन है, ठीक। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों टर्म्स का एडिशन। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 55, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन आया था ये ट्रेन वाला, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि 1 मई को, ये 1 मई है, ठीक है। 1 मई 2020 को 8:45 बजे पटना से ट्रेन शुरू होती है और होती है, दूरी 220 किलोमीटर है। दूरी लिखा हुआ है, जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 220 किलोमीटर से, ठीक है। और 3 मई 2020 को 12:45 बजे मुंबई पहुंचती है। तो ट्रेन की गति आपको बतानी है कि ट्रेन की गति कितनी होगी, यानी कि स्पीड बताना है आपको, ठीक है। तो आप जानते हैं गति बराबर होता है क्या, चाल बराबर, आपको चाल बतानी है, ठीक है। तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। आप सभी जानते हैं ना, दूरी बटा में समय, ठीक है। या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक। तो देखिए डिस्टेंस तो आपको पता हो गया 220, ठीक है। और टाइम के देखा जाए, टाइम आपको कैलकुलेट करना होगा। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मई को 8:45 बजे चलती है, ठीक है। तो 1 मई को 8:45 से चलती है, यानी कि आप जानते हैं कि 12 बजे दिन रात आपका ख़त्म होता है। तो 8:45 PM पे चल रही है, यानी कि 8:45 अगर 9 बजे से जोड़ा जाए, ठीक है। तो 8:45 से 15 मिनट लगेगा 9 बजने में, और फिर 3 घंटा लगेगा 12 बजने में, यानी कि कुल मिलाकर के 3 घंटा 15 मिनट जो है आपकी चल गई किस दिन, आप कह सकते हैं कि 1 मई को, ठीक है। 1 मई को 3 घंटा 15 मिनट, ठीक। फिर 12 से 12 मतलब आज रात के 12 से अगले दिन के, मतलब 1 मई के 12 बजे से लेकर के 2 मई के 12 बजे तक फिर से चली, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 मई को पहुंचती है, ठीक। तो 1 मई के 12 बजे से लेकर के 2 मई के 12 बजे तक कितना दिन, कितना घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया। तो 24 घंटा और चली, ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ 12:45, ये 12:45 दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि ये PM है, ठीक है। ये 12:45 PM है आपका, ठीक, AM नहीं है। तो 12:45 PM का मतलब ये है कि 45 मिनट और चली। तो यहाँ पे आप देखिए 45 मिनट ये और 15 मिनट ये वाला जो आपका 15 मिनट था, और प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 12:45, ठीक है। तो 12 देखिए, एक दिन के 12 मतलब कहने का मतलब है 1 तारीख के 12 बजे से लेकर के और 2 तारीख के 12 बजे तक
ठीक है। आपका कितना 24 घंटा ये हो गया, और प्लस 3 घंटा 15 मिनट हमने पहले निकाल रखा है, ठीक है। और प्लस ये दिया हुआ है कि 12 रात के 12 बजे से लेकर के और दिन के 12 बज के 45 मिनट तक कितना हो गया भाई, आप सभी जानते हैं कि 12 घंटा 45 मिनट ये हो गया, ठीक। तो 12 घंटा 45 मिनट ये और 3 घंटा 15 मिनट ये दोनों मिलकर के कितना हो गया दोस्तों, ये 60 मिनट होता है। और 12 और 3 15, 15 और 60 मिलकर के कितना हो गया 16, यानी कि ये टोटल हो गया 16, मतलब 15 और 60, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के 16 घंटा यहाँ हो गया, 24 घंटा यहाँ, 16 और 24 कितना हो गया 40 घंटे हो गए, ठीक है। 16 और 24 मिल करके कितना हो गया 40 घंटे हो गए, ठीक। 220 किलोमीटर दूरी था और 40 घंटे टाइम लगता है, ठीक है। तो टोटल आपको निकाल लेना था कि बताइए कि कितना जो है गति कितनी है। तो 220 बटा में 40 कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। काट पीट के आप निकाल सकते हैं 11/2, ठीक है, यानी कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपकी आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में डिफरेंस निकालना था। इसमें तो कई सारे लोगों को दिक्कत हो रहा था कि भाई बड़ी और छोटी फाइंड आउट करने में कि कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं था दोस्तों। देखिए, आपको बड़ा छोटा फाइंड आउट करना है, कई सारे तरीके हो सकते हैं आपके, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना था तो या तो आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही बेसिक सा तरीका है, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हैं कि सबका आप लसा निकाल लीजिए, नीचे वाले का बराबर करके भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक तरीका है। मैं आपसे जो राय दूंगा, आप कुछ मत कीजिए, सबके आगे आप शून्य शून्य बढ़ा लीजिए, ठीक है। शून्य बढ़ा लिया आपने। अब देखिए 50 को 8 से भाग देना है, बात वही आएगी, बड़ा छोटा आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं भाई, 20 गुणे 5, 8 गुणे 11 ऐसे कुछ करके, ठीक है। वैसे भी आप चेक करते हैं, लेकिन ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं 8 छके 48 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 बच रहा है, 2 तो एक ऐसे कुछ आएगा 6.125 के लगभग में आएगा, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 50/8 करेंगे तो 6.125 आएगा, ठीक। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे था 110/20 है, तो ये लगभग 5.5 आएगा, 20 × 5 = 100 होता है और 10, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 72 है और ये आपका 70 है, 70/12 है। तो आप जानते हैं 12 × 5 = 60 होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, कि 12 × 5 = 60 और दशमलव, ठीक है, 60 दशमलव आप देख सकते हैं कि 6 से ऊपर जाएगा ये, ठीक है, 5.6 से ऊपर जा रहा है। 50/9 तो आप जानते हैं 9 × 5 = 45 होता है, पॉइंट फिर से 5 आ गया, फिर 50 हो जाएगा, तो 5 5 5 ये रिपीट होता जाएगा, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये नंबर आएगा। अब इसमें देख लिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि 6.125 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या तो हमको मिल गई, वो होगी 5/8, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो है वो 5/8 हो गई। सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, देखिए सबसे छोटा इसमें से कौन सा लग रहा है, 5.6 तो बड़ा है, 5.55 ये भी बड़ा है, सबसे छोटा ये वाला लगता है, ठीक है, यानी कि 11/20, ठीक है। अब आपको क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, यानी कि इन दोनों को माइनस करना था, यानी कि 5/8 में से माइनस कर देना है कितना, 11/20। कैसे माइनस करेंगे, आप सभी जानते हैं, माइनस करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, 20 × 5 = 100 माइनस, ऐसे क्रॉस में माइनस कर लीजिए, ठीक है। 20 × 5 = 100, 100 में से 11 दूनी मतलब 11 × 8 = 88 गया, कितना हो गया 12 हो गया, 12/86 आप 160 के लगभग में आ जाएगा, ठीक है। 12/160 = 3/40 भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 3/40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी कि आपको माइनस करने में अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप एलसीएम लेकर के माइनस कर सकते हैं। हमको माइनस कैसे करते हैं हम, कि भाई हम क्रॉस में माइनस करते हैं, ये ऐसे 20 × 5 = 100 में से 88 माइनस 88 माइनस, ठीक है, 8 × 11, ठीक है। तो इस प्रकार से, और नीचे इन दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है, 20 × 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है 500 लीटर दूध है, 5000 लीटर दूध में, ठीक है, 250 ml के कितने जार भरे जा सकते हैं, ठीक। तो 250 लीटर का 250 ml का जार है, ठीक है, और टोटल दूध की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 5000 लीटर है। 5000 लीटर का मतलब दोस्तों, ठीक
ठीक है, गुणा 1000 कर देंगे तो ये ml में बदल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप काट सकते हैं, 2.5 दूना 5 होता है, 20 यहाँ पे हो जाएगा और 20 गुणे 1000 यानी कि 20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कई सारे लोग इसका 20 आंसर करके आएंगे लेकिन गलत होगा। देखिए यहाँ पे अगर ml रहता, ठीक है, ये अगर ml रहता तो सही होता, 20 होते, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये लीटर था। तो याद रखिएगा 5000 लीटर, ठीक है, 5000 लीटर की एक टंकी है और 250 ml एक छोटा सा गिलास और 5000 लीटर। ठीक है, आपके यहाँ जो घर में जो टंकी लगी होती है वो 500 लीटर की होती है, जो ऊपर जो आपके वाटर टैंक लगा होता है, और 5000 लीटर मतलब वैसे वैसे 10 टंकियाँ। ठीक है, और एक 250 ml का छोटा सा गिलास जो आप पानी पीते हैं, प्लास्टिक वाला जो गिलास आता है आपके शादी ब्याह में, तो वो आपका 500 ml का होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो 20,000 होगा, सॉरी। ठीक है, ये तो मैंने 2000 मार्क कर दिया है, ये 20,000 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ द वैल्यूज़। इसका जो है मीडियन निकालना था। तो मीडियन निकालने में दोस्तों कुछ नहीं करना है, जानते हैं आप कि माध्यिका निकालना था तो आपको क्या करना है, मीन मीडियन मोड 3 होता है, तो मीन आपको क्या निकालना था, मीडियन निकालना था। 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/24। कैसे निकालेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है अरेंज्ड है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा हो तो जब आप जानते हैं कि ऊपर वाली वैल्यूज़ जब एक बराबर रहती हैं, ऊपर वाली जब सारी वैल्यूज़ एक बराबर होती हैं तो नीचे वाली जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है, 24 है, यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा। इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, चाहे नहीं तो मत ही अरेंज कीजिए, कोई बात नहीं है। 1/24 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा 1/12 होगा। ठीक है, मतलब 1/24 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 1/12, उससे बड़ा 1/6, उससे बड़ा 1/3 और सबसे बड़ा 1/2। ठीक है, और 5 वैल्यूज़ था तो 5 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो तीसरी वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो चाहे उल्टा सीधा दोनों साइड से तीसरे पे 1/6 आएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा था ये क्वेश्चन, बस देख करके आप आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आया था, लिखा हुआ था कुल छात्रों में से आधे चाय पीते हैं, 1/3 छात्र कॉफ़ी पीते हैं और बाकी के छात्र दूध पीते हैं। तो बताइए, अगर यदि 20 छात्र कॉफ़ी पीते हैं तो कितने छात्र दूध पीते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है 1/2 छात्र जो है, आधे छात्र क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, यानी कि टी पीते हैं। ठीक है, और 1/3 मतलब 1/3 जो छात्र हैं वो क्या पीते हैं दोस्तों, कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, और बाकी के छात्र जो है दूध पीते हैं। जो रिमेनिंग है, जो बच गए, वो क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं। तो लिखा हुआ था अगर कॉफ़ी पीने वाले छात्रों की संख्या दे रखी थी कि 20 है। ठीक है, तो बताइए कि ये वाले कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि कितने बचे हुए हैं। तो क्या करेंगे, देखिए टोटल किसी भी चीज़ का 1 होता है, 1 में से माइनस कर देंगे जितने चाय और जितने कॉफ़ी पीते हैं, मतलब 1/2 + 1/3 मिला करके माइनस हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5/6 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 + 2 यानी कि 5/6, 1 में से 5/6 माइनस कर देंगे, यानी कि आएगा ये 1/6। ठीक है, 1/6 लोग दूध पीते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपके दिया हुआ था कि देखिए 1/3 की जो वैल्यू है वो दी हुई थी कितनी, 20। तो 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसका ये क्या है, 1/6, 1/3 का आधा है तो 20 का आधा 10 हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका 10 जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन के लिए 10 आपका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए बॉय स्टार्ट्स टूवर्ड्स, मतलब एक लड़का है जो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ऐसे आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, नीचे आपका साउथ होता है और इधर वेस्ट होता है। ठीक, एक लड़का है नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है और ये लिखा हुआ है कि 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मतलब ए बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स आप मान के चलिए। ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद इधर 3 किलोमीटर चलता है और फिर वो क्या हो जाता है। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, मतलब 3 किलोमीटर चलने के बाद वो है पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है इस तरफ और 4 किलोमीटर और चलता है।
ठीक है, मैं इसको कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ। ठीक है, इस पर जो है 3 किलोमीटर चलता है, मतलब इधर 3 किलोमीटर चलने के बाद इधर मुड़ जाता है पश्चिम की तरफ। ठीक है, और 4 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि अभी प्रारंभिक से कितना दूरी पे था। तो 3 और 4 आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 5 आ जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। और किस डायरेक्शन में है, तो देखिए इधर इस पॉइंट से ऊपर गया तो नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ है, और इधर क्या है, देखिए इधर है वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में। ठीक, तो उत्तर पश्चिम आपके एक ही ऑप्शन में था, ये वाला आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी का आपके ऑप्शन एग्जाम में जो भी आ रहे हों वो आपके राइट होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके ट्रेन से रिलेटेड था, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ था कि एक लड़का जो है कोई से नागरकोविल से माड़ेगांव के लिए जाने के लिए 4 जून को गाड़ी पकड़ता है, और इस रेलगाड़ी पर सवार होता है। 22:30 पे नागरकोविल से वो चलती है 4 जून को, और 6 जून को 4:30 पे मालेगांव पहुंचती है। यदि समय का अंतराल इस समय में इतना, मतलब इस समय अंतराल में 1145 किलोमीटर की दूरी अगर वो तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो फिर से वही हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 22:30 पे, यानी कि 10:30 पे चलती है 4 तारीख को। ठीक है, अगले दिन 5 तारीख को 10:30 बजे तक, रात के कितना हो जाएगा, 24 घंटे। और लिखा हुआ है कि मतलब ये 4 तारीख को चली है, फिर 5 तारीख को, 5 तारीख के 10:30 पे 24 घंटा हो गया, और अगले दिन 6 आप देख सकते हैं 6 जून को लिखा हुआ है 4:30 पे। ठीक है, ये माड़ेगांव पहुंचती है, तो 4:30 में जितना भी घंटे का फासला हो रहा हो, ठीक है, तो वही आपका लगभग 12-14 घंटे का और फासला। ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, और फिर जो है आपको डिवाइड कर देना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया। आशा करते हैं आप सभी लोग कर लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों, एक DI टाइप में, ये आप इसको कह सकते हैं। लिखा हुआ है मोहन ने, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है 1 किलो का दाम दे रखा है, 1 लीटर का दाम दे रखा है, 500 ग्राम का, 250 ग्राम का और 1 किलो का। लिखा हुआ है मोहन ने 5 किलोग्राम गेहूँ खरीदा है, 5 किलोग्राम गेहूँ। ठीक है, 500 ग्राम चीनी, 2 लीटर दूध, 500 ग्राम इतना, तो उसने काउंटर पे 2000 रुपये के नोट जमा किए हैं, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए लिखा हुआ है 5 किलो गेहूँ खरीदा है, तो 5 किलो गेहूँ मतलब 5 गुणे 1 किलो गेहूँ का दाम कितना है दोस्तों, देखिए 250 ग्राम का दाम दिया हुआ है 60 रुपये, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा 250 गुणे 1 किलो में कितने बार 250 ग्राम होता है, 1 किलो में कितना पाव होता है, 4 पाव होता है ना, तो 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 5 गुणे 60 यानी कि 300 हो गया, प्लस आधा किलो चीनी, 1 किलो चीनी का दाम 50 रुपये है, तो आधा किलो का दाम 25 रुपये। ठीक, 2 लीटर दूध, 1 लीटर दूध का दाम 27 रुपये, तो 2 लीटर का हो जाएगा 54 रुपये, प्लस ठीक 500 ग्राम दाल, आधा किलो दाल। ठीक है, 1 किलो दाल का दाम 70 रुपये, तो 500 ग्राम का 35 रुपये हो जाएगा, प्लस 2.5 किलोग्राम चावल खरीदता है। ठीक है, 2.5 किलोग्राम चावल, यानी कि चावल का दाम आप देख सकते हैं आधा ग्राम का मतलब 500 ग्राम का 30 रुपये है, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 किलो का 120 हो जाएगा, और 2.5 किलो का 150 हो जाएगा, तो प्लस इसमें आप कर देंगे कितना 150 और, तो कुल मिलाकर के इन सारे वैल्यूज़ को आपको क्या कर लेना था, ऐड कर लेना था, और जो भी आएगा वो 2000 में से माइनस कर लेना था। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 300 प्लस 25 प्लस 54, ठीक है, प्लस 35 और प्लस 150। ठीक है, ये आपका आ जाएगा लगभग 564 रुपये। ठीक है, 564 आ रहा है, 564 रुपया देगा तो उसको 1436 रुपये वापस मिलेंगे। क्लियर, चलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2000 का नोट था ना, 2000 का नोट दिया है, 564 रुपये का सामान हो गया, तो 1436 रुपये वापस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 5 यहाँ पर है, और इसके आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट और हैं, यानी कि 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, लिखा हुआ है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है, आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। एक आयत जो है, एक तार से आयत बनाया गया है, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है,
और देखिए, आप सभी जब जानते हैं कि तार से जब कोई चीज़ बनाया जाता है तो इसका परिमाप, इसका जो पेरीमीटर होता है यानी कि परिमाप होता है वो तार की लंबाई के बराबर होता है, लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं 2 × L+B की जो वैल्यू हो जाएगी वो 28 हो जाएगी। यहाँ से सिंपली से आप कह सकते हैं कि 5 आपका दे रखा है, क्या 5 दे रखा है ब्रेड्थ, तो 5 इधर भी 5 इधर भी, मतलब 10 आपका हो जाएगा। 28 में से 10 आप माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 18 आ गया। 18 यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 9 इधर और 9 इधर, क्लियर। यानी कि 9 5 9 5 ऐसे जो है आपका एक आयत बनेगा। अब इसका एरिया निकालना था तो 9 × 5 = 45। आप सभी जानते हैं इसका एरिया जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। 9 × 5 = 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही से देखिएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही प्यारा सा आया था, लिखा हुआ था कि एक विभाजन में भाजक भाजफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, देखिए विभाजन जब होता है तो इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और इसको कहते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक विभाजन में भाजक भाजफल का 4 गुना है। जो भाजक है, ठीक है, जो भाजक है, भाजक मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, भाजक जो है, ठीक है, वो क्या है, भागफल का मतलब क्वोशिएंट का 4 गुना है, क्यू का 4 गुना है। ठीक है, ऐसा कुछ। और शेषफल का 8 गुना है, तो जो रिमाइंडर है शेषफल का कितना है, शेषफल का 3 गुना है, सॉरी 3 गुना है। ठीक है, यही भाज्य। और लिखा हुआ है शेषफल अगर 8 है, मतलब ये 8 दे रखा है। ठीक है, तो ये अगर 8 दे रखा है तो 8 × 24, यानी कि जो भाजक होगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। भाजक आपका 24 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ था कि जो भाजक है वो, जो भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है, यानी कि 24 जो है वो किसका 4 गुना है, तो 6 का 4 गुना है, यानी कि जो भागफल आपका आ जाएगा वो 6 आ गया। अब देखिए भागफल आपका 6 आ गया। ठीक है, भागफल आपका जो है ये वाला वैल्यू 6 आ गया। भाज्य जो है आपका कितना आ गया दोस्तों, 24 आ गया है। ठीक है, और शेषफल आपका 8 दे रखा है। आपको निकालना है भाज्य कितना है। तो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, A = BQ + R होता है। ठीक है, यानी कि ये जो भाज्य होता है, भाज्य इक्वल टू होता है क्या, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक आप लिख लीजिएगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन में शेषफल। ठीक है, तो देखिए भाजक कितना था, 24 गुणे का 6 और प्लस का 8। ठीक है, 24 × 6 + 8, 24 × 6 करेंगे 144 प्लस का 8, यानी कि 152 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में जो है दोस्तों आपको मीन मीडियन मोड निकालना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, मोड, और सबसे पहले मोड पूछा हुआ है, तो मुझे 24 यहाँ पे कई बार रिपीट होता दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो मोड और मीडियन दोनों ही 24 आएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए दोनों ही इसका 24 आएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों ये थे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप जानते हैं। ठीक है, वैसे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। यहाँ पे 225 था, 144 था, ये तीनों हैं। ठीक है, 169 भी है, 13 का होता है। ठीक है, तो आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 2 2 2 आपका आंसर हो जाएगा, 222 आपका नहीं है। परंतु आप इसको कैसे देखेंगे, अगर आने वाले शिफ्ट में आ जाए तो आप जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में आखिरी का अंक 0 रहता है, नहीं तो 1 होता है, और नहीं तो फिर 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा। ठीक है, 0 1 4 6 या फिर 9। ये कैसे होता है, अगर आपको बाई चांस नहीं याद आता है तो आप सभी जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग आपका 4 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 का वर्ग 9 होता है, उसके बाद 4 का वर्ग 16 होता है, तो आखिरी का अंक 6 आ रहा है। फिर 5 होता है, मतलब 25 में 5 होता है। फिर ठीक है, ऐसे फिर 6 में 36 का 6 होता है, फिर 49 होता है, फिर 64 का 4 होता है। ठीक है, और फिर 9 9 81 का 1 होता है, और आखिरी में आता है 10 10 तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब आखिरी का अंक या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा। ठीक है,
यही आपका और 6 भी होगा। मतलब इसमें इसके अलावा अगर कोई और बनते हैं, कोई और अगर आखिरी का अंक होता है तो वो नहीं, तो यहाँ पे 2 था, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिखा हुआ था सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ था, सरल करना था, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के साथ जो है यहाँ पे घातांक एवं करणी का क्वेश्चन, घातांक का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, करणी का भी इसमें यूज है। ठीक है, यहाँ पे आ गया था। आइए चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा, ये बार बार यही चीज़ आता है, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर mn हो जाता है। ये बार बार मैं इसको कुछ नहीं तो 10 से 15 बार मैंने इसको जो है बता दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 का पावर मतलब 0.0081 का पावर, ठीक है, 0.14 है और यहाँ पे 0.11 है। तो देखिए दोनों बेस सेम है तो पावर आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आप आपस में। ठीक है, तो 14 + 11 मिल करके 25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 0.0081 का पावर 25। ठीक है, 0.25। तो इसको आप अगर सही से करें तो देखिए 0.25 को 1/4 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 81 है ना, तो 81 को हम लिख सकते हैं, क्यों ना हम इसको 81 बटा में 1 2 3 4 0 लिख दें। ठीक है, 81 बटा में देखिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद आपका मतलब 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट था, इस कारण से 10 के आगे 4 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और 0.25 को मैंने 1/4 लिख दिया, तो 81 बटा 10,000 पे पावर 1/4। ठीक है, और 1/4 का पावर का मतलब होता क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के पावर, जैसे मान लीजिए 9 का पावर 1/2 है, तो इसका मतलब होता है रूट अंडर में 9। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मान लीजिए 27 का पावर 1/3 होता है, तो इसका मतलब होता है क्या कि क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, तो 1/4 है यानी कि 4th रूट ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इसका 4th रूट निकालना है, मतलब 4 अंकों का पेयर लेना है। तो आप जानते हैं 81 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, जैसा कि आप जानते हैं 3 × 3 9 और 3 × 3 9, 9 9 81 बटा में आपका ये हो जाएगा 10,000 था ना, तो 10,000 का 4 0 था तो 1 0, मतलब आप या तो 10 × 10 × 10 × 10 4 बार लिख लीजिए। चलिए लिख ही देते हैं। ठीक है, × 10 × 10 4 बार लिख दिया, और इसका पावर आपको निकालना था 1/4। ठीक है, तो आप इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, बटा में 10 का पावर 4 लिख सकते हैं, और टोटल के पावर 1/4 था, ये 4 से दोनों 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3/10 यानी कि 0.3, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ था विषम चुनिए। ठीक है, विषम चुनना था। ये देखिए ये 7 का क्यूब होता है, आप सभी जानते हैं ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, ऐसे ही ये भी किसी संख्या का क्यूब होता है 8 का। ठीक है, ये 9 का। ये देखिए 10 का क्यूब नहीं होता है दोस्तों, 10 का क्यूब क्या होगा 1 2 3 मतलब 2 2 का। ठीक है, तो ठीक है 1000 होता है। ठीक है, मतलब 6 0 नहीं होता, 1000 होता, या तो 6 0 भी हो सकता है, 3 या फिर 6 0 ऐसा होता तो माना जा सकता था कि किसी संख्या का क्यूब है तो 100 का हो जाता, परंतु यहाँ पे 10 का था तो 3 ही 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 4 0 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका भिन्न है। फिर आप जानते हैं ये 11 का क्यूब था। ठीक है, बाकी सारा सही है, यही वाला आपका भिन्न है, देखने से भी लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा था। ठीक है, 54 × 4 × 0.1 ऐसा था, 0.45 0.54 × 0.4 और × 0.1। ठीक है, तो आपको हालांकि यहाँ पे गुणा नहीं करना था, 54 × 4 करने पे 216 आता है, आपको पता है, तो 216 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये एक वाले ऑप्शन तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, वैसे 216 ही आंसर होगा। लेकिन मेन है कि आपको पॉइंट का यहाँ पे सेटिंग करना है। तो पॉइंट देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद है। ठीक है, यहाँ पे 1 अंक के बाद और यहाँ पे 2 अंक के बाद, यानी कि जो टोटल जो आंसर होगा उसमें 4 अंक के बाद पॉइंट लगा होगा, 1 2 3 4। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको बताया है कि आप लिख करके भी 54/100 लिख सकते हैं, इसको गुणा में 4/10 लिख सकते हैं, गुणा में 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 54 × 4 मिल करके 216 हो जाएगा, अब गुणा 1 था तो भाई 216 ही रहेगा, और 100 × 10 × ये तो बटा में 10,000 आप कह सकते हैं हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 4 0 के बाद 4 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 10 ठीक है 0216 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। वैसे तो आप देख करके भी कर सकते थे। ठीक है, कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही शानदार सा। ठीक है, तो सीरीज़ के क्वेश्चन अगर आपको जब भी आ जाए तो आप जो है यहाँ से मत देखिए, कभी भी पहले अंक को मत देखिए,
अंतिम के दो अंकों को देखिए, अंतिम के दो अंक को देखने से क्या लगता है आपको, 90 है और 178 है, 178 है, ठीक है। 90 को में क्या कुछ जोड़ने पर जो है 178 आएगा, नहीं, हमको 90 का कुछ दूना के लगभग में लगता है, ठीक है। 90 को गुणा 2 किया हुआ है और गुणा 2 करके -2 क्या किया हुआ है, क्या देख लेते हैं, अगर पीछे वाले में भी फॉलो हो रहा होगा तो यही रूल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 46 का गुणा 2 आप जानते हैं 92 होता है, 92 में से 2 माइनस करने पे 90 आया, यानी कि गुणा 2 माइनस का 2 यही किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए गुणा 2 माइनस का 2, यस रूल इज कन्फर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा 2 करके माइनस का 2 कर लेंगे, लेकिन ज़रा रुकिएगा, ठीक है। क्या हम पूरा करने जाएंगे, ठीक है, हालांकि करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे तो गुणा 2, क्योंकि देखिए आप चूंकि गुणा 2 करते इसको तो आखिरी का अंक 6 आता और माइनस का 2 कर लेते तो आखिरी का अंक 4 आना चाहिए था, तो 4 तो वैसे 3 में था, इस कारण से इसको गुणा 2 करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 70 दूना कितना हो जाएगा, 17 दूना आप कुछ कह सकते हैं कि लगभग 340 और 8 दूनी 16, ठीक है, इतना ऐसे कुछ आ जाएगा। मतलब 256 में से 2 माइनस कर देंगे तो 354, ठीक है, 356 में से 2 माइनस कर देंगे 354, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए इसको, ठीक है, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये मतलब कल के भी सेशन में बताया था, इस कारण से इसको बता नहीं रहे हैं, आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है और इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है आयत की चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 8:5 और परिमाप दे रखा है, यानी कि परिमाप आप जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 + 5, 8 + 5 2 बार आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 5 गुणे 10, यानी कि 16 + 10 यानी कि 26 की वैल्यू दे रखी है 104। आप जानते हैं 26 गुणा कितना, 26 गुणा कितना करने पे 104 आता है दोस्तों, तो 26 गुणे 4 करने पे, ठीक है। और आपको निकालना था परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि 8 गुणे 5 हो जाएगा। भाई अनुपात में है तो अनुपात में हम गुणा कर लेते हैं, 8 गुणे 5, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, यानी कि 26 की वैल्यू 104 दे रखी है तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 गुणे में आप 4 कर सकते हैं, तो आप 40 गुणे में 4 कर सकते हैं, तो 4 × 4 = 16, ठीक है, 4 × 4 = 16 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, एक ध्यान, हाँ, परंतु एक चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, 4 × 4 = 16 तो आ गया, तो 160 आएगा और आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, कि भाई इसका आंसर क्या होगा, परंतु ऐसे नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये होता क्या है, देखिए x 8x ये होगा और 5x होगा ना, ध्यान दीजिएगा 8x और 5x ऐसा कुछ होगा, जब अनुपात था चूँकि तो x में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 5 यानी कि 40x² होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 40x का स्क्वायर यानी कि जो भी ये आया हुआ है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, मतलब 4x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू यहाँ पे आप 4 कह सकते हैं, तो x का स्क्वायर मतलब आपको इसको 16 से गुणा करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर से, तो 40 × 16 कितना आ जाएगा, 4 × 16 आप जानते हैं 64 होता है और 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 640 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए 640 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था कि किसी एक मतलब राशि को 2 वर्ष के लिए 14% की दर पर देते हैं और कुल साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, आपका अलग अलग तरीका होगा करने का। साधारण ब्याज जो होता है वो 8% होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो जो भी प्रिंसिपल होता है यानी कि जो मूलधन होता है या फिर जो भी राशि होता है उसका 8% होता है। तो आर कितना था, आर की वैल्यू थी 14, ठीक है, और टी कितना था 2 था, 14 × 2 यानी कि 28% की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 28% की वैल्यू दे रखी है कि भाई आपका जो एसआई है वो कितना है 2552 है, 28 की वैल्यू दे रखी है 2500 मतलब 2520, ठीक है, 2520 आपकी 28% की वैल्यू दे रखी है। तो आप 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 से आपका इसका कहीं गुणा किया हुआ है 90 से, ठीक है, 90 से गुणा किया हुआ है, आप देख सकते हैं 28 को 52-20 बनाने के लिए, ठीक है, सॉरी 25-20 बनाने के लिए 90 से गुणा करना होगा, तो
100% की वैल्यू जब आप निकाल रहे होंगे तो 100 को किससे गुणा करना होगा, गुणे 90 करना होगा, तो कितना आ जाएगा 9000 आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। RT प्रतिशत होता है दोस्तों, तो RT का मतलब या तो आप PRT भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। ठीक है, आप अलग अलग तरीके होंगे, आप जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं भाई। कुछ लोग इस पर फॉर्मूले भी लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, PRT बटा 100, उसी को मैंने RT प्रतिशत लिख दिया। ठीक है, RT का मतलब 14 गुणे 2 यानी कि 28% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। चूँकि ये लिखा हुआ है कि 2520 है, तो 28 की वैल्यू 2520 दे रखी है। तो टोटल जो किसी भी चीज़ का जो टोटल होता है वो 100% होता है, 100% का मान निकाल देना है। ठीक, तो यहाँ पे 9 से गुणा किया, 90 से गुणा किया हुआ है, तो 90 से गुणा कर देंगे तो 9000 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि ए बॉक्सेस कंटेन 32 बॉल्स। ठीक है, या फिर ऐसे लिखा हुआ दिस बॉक्सेस आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स पूछा हुआ है कि प्राइम नंबर्स पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब कह रहा है कि 1 से लेकर के 32 नंबर के बॉल हैं, तो ये क्या उसकी क्या प्रायिकता है कि जो हम बॉल को ले रहे हैं वो एक अभाज्य संख्या की बॉल हो, अभाज्य नंबर की बॉल हो। तो भाई सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 32 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो पहली आप कुल मिला के आपको ऐसे पता होना चाहिए कि भाई 11 होता है, तो 11 बटा 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बटा में जितना भी आएगा देख लेंगे आप। ठीक है, कुल मिला करके 11 संख्याएँ आएंगी। ठीक है, आप चाहें तो गिन सकते हैं, 11 संख्याएँ आएंगी, तो 11 बटा में 32 कुल जो मतलब याच्छादृत संख्या होगी वो 11 होगी, और बटा में टोटल आउटकम 32 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे किसी मतलब चीज़ को 1 मिनट में कितना दूरी ये तय कर सकता है। ठीक है, 54 किलोमीटर पर घंटा मतलब 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में। ठीक है, 54 किलोमीटर चल रहा है, तो बताइए कि भाई 1 मिनट में कितना चलेगा। तो 54 को 60 से भाग दे देंगे, सिंपली सा। ठीक है, 60 से भाग दे देंगे तो 1 मिनट का जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके आप देख लीजिएगा जो भी आएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 54 को जब आप 60 से भाग देंगे तो आपको पता है कि 6 9 जा 54 तो होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 0.9 लगभग आ जाएगा, 0.9 किलोमीटर। 0.9 किलोमीटर का मतलब 900 मीटर आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था कि एक लड़का स्कूल के लिए निकलता है और जो कि 5 किलोमीटर दूर है, वो लगभग 7:45 निकलता है और 8:35 पर पहुँच गया, तो लड़के की गति बताइए। ठीक है, देखिए 7:45 पे निकलता है, 8:35 पे पहुँचता है, यानी कि 35 मिनट इधर लिया और 15 मिनट इधर, मतलब 8 बजने में भाई 15 मिनट 8 बज जा, और फिर 8 से 8:35। ठीक है, तो 35 और 15 मिल करके कितना हो गया, 35 और 5 40 और 10। ठीक है, 35 5 40 10, 50 मिनट का टाइम लेता है वो। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने में, 5 किलोमीटर 50 मिनट में। ठीक है, तो आपको निकाल देना था कि भाई इसका जो भी मतलब वो होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 4 बराबर दूरी बटा समय हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मीटर, ये जो है आपका मीटर प्रति मिनट में निकालना है। ठीक है, कितना मीटर प्रति मिनट, तो भाई 50, तो इसको भी आप क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 5000 मीटर बटा में 50 हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 मीटर प्रति मिनट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक बार आप ऑप्शन को जरूर चेक कर लिया कीजिएगा, जब भी आज के बाद किसी भी कंपटीशन में बैठिए तो ऑप्शन को चेक कर लीजिए। और 90% क्वेश्चन बाई ऑप्शन होते हैं, चूँकि आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है इस कारण से बाई ऑप्शन मैं नहीं बता रहा हूँ, बट आप कर सकते थे। चलिए ये देखिए, दो संख्याओं का योग 12 है, यदि उस संख्या के योग यदि उस संख्या के योग का 3 गुना घटा दिया जाए तो संख्या का अंक उलट जाता है। दो संख्याओं का योग 12 है, जैसे ही आपने देखा, देख लीजिए किन दो संख्याओं का योग 12 है। ठीक है, ये नहीं है, ये देखिए 7 आ रहा है, नहीं हो सकता है। 8 4 12 हो सकता है, आखिर देखा जाए 7 है, ये भी नहीं, यानी कि केवल और केवल एक आंसर था, एक ऑप्शन था जिसका 12 आ रहा है योग, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी 2 का है तो क्या फिर से करने लगेंगे, नहीं, फिर भी जो है दूसरा वाला कंडीशन चेक कर लेंगे। देखिए 12 तो आ रहा है, अब क्या लिखा हुआ है कि यदि उस संख्या में से योग यदि उस संख्या
में से योग का 3 गुना घटा दिया जाए। ठीक है, मतलब इन जो संख्या का योग है, इन संख्या का योग कितना आएगा भाई, 12 आ रहा है, 8 4 12, और 12 का 3 गुना यानी कि 36 अगर घटा दिया जाए उस संख्या में से, मतलब 84 में से 36 को माइनस कर दिया जाए तो संख्या उलट जाएगी, मतलब 48 आनी चाहिए थे। देख लीजिए करके आएगा। ठीक है, तो 48 आपका आ जाएगा, यही आपका तो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है एक संख्या ऐसी होती है कि उसके अंकों का गुणनफल, उसके अंक का गुणनफल दहाई के स्थान के अंक के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, अंकों का गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल। ठीक है, 8 गुणे 4, मतलब 2 गुणे 4 करेंगे 8 आएगा। ठीक है, दहाई अंक के 2 गुने के बराबर है। दहाई अंक यानी कि 2 के 2 गुने के बराबर। 2 को 2 से गुणा मतलब दुगना कीजिए तो क्या 8 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए। ठीक है, 3 गुणे 2 कितना आता है, 6 आता है। दोनों का गुणनफल 6 आ गया। दहाई स्थान के अंक के 2 गुने के बराबर है। दहाई पे क्या है, क्या है, 3 है। ठीक है, 3 गुणे 2 6, और दहाई स्थान पे क्या था दोस्तों, 3 था। 3 को आप 2 से गुणा कीजिए, 6 आ रहा है। ठीक है, 3 को 2 से गुणा कीजिए, 6 आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक संख्या ऐसी होती है कि उसके अंकों का गुणनफल, ठीक है, अंकों का गुणनफल 3 गुणे 2 6, ठीक है, दहाई स्थान के अंक के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, ठीक है, 3 का 2 गुना 6, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा। 42 वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 है। ठीक है, और 2 गुणे 4 8 हो जाएगा, और 4 का 2 गुना 8, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों 2 ऑप्शन में है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। 2 आपका आ रहा है आंसर इसमें। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन जो सेट करने वाले ने, मतलब आप ऐसे ही करके चेक करेंगे। बेसिकली आपका जो वो है, मतलब कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, 2 है। ठीक है, 3 गुणे 2 आपका 6 हो जाएगा, और 3 का 2 गुना 6, भाई दोनों आपका आ रहा है। ऐसे ही 2 गुणे 2 मतलब 4 गुणे 2 8 हो जाएगा, और 4 का दूना भी 8 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों ही आपका हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। एक संख्या ऐसी होती है कि उसके अंक का गुणनफल दहाई के स्थान के अंक के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक कंपनी के 9 कर्मचारियों का भार दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार है, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 था तो 9 + 1/2, यानी कि 5वां जो होगा वो आपका हो जाएगा माध्यिका। 5वां अंक कौन सा होगा भाई, आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। देखिए पहले स्थान पे ये आ जाएगा। ठीक है, पहला, मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, पहला। ठीक है, ये उसके बाद आपको मुझे देखने में लग रहा है ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये 5वां, यानी कि 51 आपका राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, एक बार फिर से आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, बिल्कुल 51 आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। ये तो आप जानते हैं, हो सकता है कि इधर उधर हो रहा हो, तो आप इसको देख करके कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो जो पहला क्वेश्चन आपका था वो ये था कि 1 मीटर का 3/4 भाग किसके बराबर होता है। 1 मीटर का 3/4 भाग किसके बराबर होता है। तो अगर आप सभी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, या फिर आप सभी खाली भर ऑप्शन को देखते होंगे, तो ऑप्शन को ही देख करके आप इसका आंसर तुरंत कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर का 3/4 भाग बताना था, तो 100 सेंटीमीटर का 1/4 भाग 25 हो जाएगा। तो 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 25 × 3, यानी कि 75 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अच्छा, कई लोग को ये नहीं पता होता है दोस्तों कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, ये नहीं पता होता है। तो इसके लिए आपको एक चार्ट या फिर एक टेबल याद कर लीजिए। किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, इस प्रकार से आपको याद कर लेना होगा। और अगर आपको ये याद हो गया तो फिर आप आसानी के साथ कर ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमीटर याद हो गया आपको, और आपको ये पता हो गया कि भाई ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो हर एक स्टेप पे गुणा 10 करते हैं। जितना स्टेप नीचे उतरना है उतने स्टेप पे हम क्या करते हैं, गुणा 10 करेंगे, गुणा 10 करेंगे। जितना स्टेप नीचे उतरेंगे उतना गुणा 10 करते जाएंगे। और अगर नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर अगर जाना है, नीचे से ऊपर अगर हमें जाना है तो क्या करना है, डिवाइड बाई 10 करना है, डिवाइड बाई 10 करना है। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई पूछता है बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो देखिए कितना स्टेप नीचे आना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप।
3 स्टेप नीचे आना है, यानी कि 3 बार 10 से गुणा करना होगा। 1 को 3 बार 10 से गुणा कर देंगे आप, तो 1 गुणा 10 10 हो जाएगा, 10 गुणा 10 100 और 100 गुणा 10 1000, यानी कि 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? अरे 1000 मीटर होगा, सॉरी, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा। ठीक है, ऐसा मैं कुछ कह रहा था। ठीक, अच्छा, उसी प्रकार से 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए देखिए कितना स्टेप नीचे उतरना है, 1 स्टेप और 2 स्टेप, 2 स्टेप नीचे उतरना है, यानी कि 2 बार 1 को 2 बार 10 से गुणा करना होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस प्रकार से इसको आसानी से निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान सा था। ठीक है, आप इसको अगर देख लेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करते हैं इसका आंसर आपको समझ में आया होगा, 75 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 97 में इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। 97 में इकाई अंक क्या है, ये डायरेक्ट आपको पूछना चाह रहा है। तो 97 में आप जानते हैं कि 7 इकाई अंक है और 9 जो है आपका दहाई है, यानी कि 97 को आप लिख सकते हैं ना 9 गुणे 10 प्लस 7, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो इकाइयों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। इकाइयों की संख्या 7 है, इसमें कितनी है, इकाइयों की संख्या आपकी 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक जो है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इकाइयों की संख्या 7 ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका आपसे क्वेश्चन जो आया था वो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया था। आसान सा क्वेश्चन है, सारे ही लोग इसका आंसर बड़े ही आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हाँ, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 120 को, ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, 1 सेकेंड रुकिएगा ज़रा, यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ गई हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, पीछे चला गया लगता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि 120 को किससे डिवाइड करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 120 डिवाइड बाई 40, इसमें बॉड मास रूल लग जाएगा। ठीक है, बॉड मास रूल से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर ये वाला डिवाइड सॉल्व होगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 3, मतलब 120 को 40 से डिवाइड किया, 3 प्लस 6 माइनस का 9, तो 3 प्लस 6 कितना हो गया, 3 प्लस 6 मिल करके आपका 9 हो गया, और 9 में से 9 माइनस हुआ तो ये 0 हो गया, और 0 गुणा किसी भी संख्या का तो आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपकी ए हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम चलते हैं जल्दी से। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आ गया। लिखा हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान पर बदलने पर बनी संख्या का योगफल 154 है। 154 है, मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, मान लीजिए ये 2 अंकों की संख्या है, और इनके अंकों को बदल दिया जाए, मतलब 68 कर दिया जाए, इसको मान लीजिए 86 कर दिया जाए। तो मतलब कहने का मतलब ऐसा कुछ है कि 86 और 68 का योग कितना आना चाहिए, 154 आना चाहिए। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए अगर दहाई का अंक इकाई के अंक का अनुपात 3:4 है, दहाई और इकाई अंक के अनुपात 3:4 है। इतना अच्छा ये क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कैसे आप करेंगे। अगर आप इसको करने के लिए, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, केवल और केवल आप इस क्वेश्चन को देख करके कर सकते हैं 2 सेकंड के अंदर। कैसे, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, लिखा हुआ है एक संख्या के अंक, मतलब एक संख्या और उसके अंकों के स्थान बदलने पर संख्या। ठीक है, तो इस संख्या देखिए, सबसे पहले संख्या क्या है, देखिए पहला संख्या, अगर आपका पहला ऑप्शन अगर सही आंसर होता तो संख्या है 86 और इसके अंकों को बदलिए 68। ठीक है, 86 और अंकों को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और 86 और 68 का योग आप देख सकते हैं, आपको पूरा योग करने की जरूरत नहीं है, बस आखिरी के 2 अंक देख लीजिए। ठीक है, 86 मतलब 8 और 6 का जब योग आप करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 का 4। ठीक है, आखिरी का अंक 4 आ रहा है, यानी कि हो सकता है कि इसका अंक हो जाएगा। ऐसे ही 68 का देखिए, 68 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, और 8 6 मिल करके इसका भी 4 आ रहा है, ये भी हो सकता है, इसका भी योग जो है 154 हो सकता है, क्योंकि आखिरी में 4 है ना, तो हम ऐसे मान लेते हैं। इसको अगर बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 84 का 48 हो जाएगा, और 8 और 4 मिल करके 12 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए आपका 83 था, ये 38 हो जाएगा, और
8 और 3 मिलकर के 11 होगा, 1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि 2 ऑप्शन बच गए, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। वैसे इतना भी करने का आपको ज़रूरत नहीं था, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि इकाई का अंक का, इकाई का और दहाई का, मतलब दहाई का अंक इकाई का अंक का अनुपात 3:4 है। तो देख लीजिए भाई 3:4 किसका है, इकाई और दहाई का। देखिए यहाँ पे दहाई का अंक 8 है और इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो अनुपात देख लीजिए, इनका अनुपात निकालना हो तो 4:3 है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। 68 का देखिए, 68 का, ठीक है, अनुपात देख लीजिए भाई, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यही आपका तो आंसर है 68। 2 सेकंड के अंदर आप बता सकते थे। इसका देखा जाए तो इसका अनुपात 1:2 का था, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये तो इसका कोई अनुपात ही नहीं था, 8:3 था। तो ये मतलब इसका आंसर आप तुरंत निकाल सकते हैं, केवल और केवल अनुपात वाला, दूसरा वाला कंडीशन देख करके आप इसका आंसर कर सकते हैं कि इसका अनुपात जो होगा वो 3:4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन एक अच्छा सा आया हुआ था, लिखा हुआ था अनु खरीदारी के लिए गई और उसने 3 किलो आलू 20 रुपये प्रति केजी, ठीक है, 3 किलो टमाटर 15 रुपये प्रति किलो, 5 किलो प्याज 50 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा, ठीक है। 3 किलो नींबू भी खरीदी जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति किलो थी, और उसने पूरी खरीदारी के लिए दुकानदार को 500 रुपये चार्ज, मतलब इसको जो है दुकानदार 500 रुपये चार्ज करता है। तो विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब जो जिसने बेचा है, ठीक है, उसने 500 रुपये इससे लिए हैं, तो बताइए उसको कितने रुपए की प्रॉफिट हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा भाई, देखिए 3 किलो आलू खरीदती है, 1 किलो का दाम 20 रुपये है, तो 3 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 60 रुपये। उसके बाद 3 किलो टमाटर खरीदती है 15 रुपये के भाव से, यानी कि 45 रुपये का आपका हो गया टमाटर, ठीक। उसके बाद 5 किलो प्याज खरीदती है 50 रुपये की दर से, यानी कि 250 रुपये की उसने खरीद ली प्याज, ठीक। बात समझ में आ रही, 5 गुणे 50 250। 3 किलो नींबू खरीदती है 40 रुपये की दर से, यानी कि 120 रुपये की इसने खरीद ली नींबू, ठीक है। और इसने 500 रुपये दिया, यानी कि इसको जोड़ने पे जितना आ रहा होगा उसको 500 में से घटा देंगे तो उतना जो है लाभ हो जाएगा। जोड़ने पे देख लीजिए कितना आ रहा है, आखिरी का अंक 5 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 6 4 10 और 5 2 7, 6 4 10 5 2 7, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 6 4 10 और 5 2 7, यानी कि 17 हुआ है, हासिल चला जाएगा 1 2 1 3 और 1 4। यहाँ पे 475 रुपये का सामान हुआ था, जिसके के लिए उसने 500 रुपये दिया, यानी कि प्रॉफिट दुकानदार की कितनी हो गई, 475 माइनस कर देंगे 25 रुपये की प्रॉफिट हो गई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक आयत, ठीक है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था कि एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, जब भी वर्ग बनाने का क्वेश्चन आ जाए तो दोनों का एरिया जो होता है, बड़े वाले के एरिया से छोटे वाले के एरिया को भाग दे देते हैं, ठीक है। मतलब छोटे वाले के एरिया से बड़े वाले के एरिया को भाग देते हैं। तो बड़े वाले के एरिया यानी कि ये जो आपका आयत होगा उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 6 हो जाएगी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसकी एरिया कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 गुणे 6 हो जाएगी। वर्ग का एरिया कितना होता है, 8 गुणे 6 आपका हो जाएगा पेन, हाँ चलिए कहाँ गया, हाँ तो इसका जो आपका एरिया होगा, एक सेकेंड पेन सेलेक्ट हो जाए, हाँ तो ये हो जाएगा 8 गुणे 6, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं वर्ग का एरिया जो होता है 2, मतलब एरिया का साइड का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप काट सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है, यहाँ से आप आसानी के साथ इसको काट लेंगे और इसको काटने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, काट सकते हैं आप, देख लीजिए 2 से आपका कितने बार में कटेगा, 2 से आपका 4 बार में और 2 से आपका 3 बार में, और 4 गुणे 3 12 आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 बार में और ये ऐसे 3 बार में, और 4 गुणे 3 यानी कि 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 2 सेकंड के अंदर आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि मेहमानों के बीच 5 लीटर नींबू पानी 50 ml क्षमता के गिलास में वितरित किया जाना है, अगर 35 मेहमान हैं तो कितना नींबू पानी बच गया। देखिए 5 लीटर नींबू पानी है, ठीक है, 5 लीटर है, और 50 ml के गिलास में वितरित किया जाना है, जबकि 35 लोग हैं, 35 लोग को 50 ml देना है, ठीक है, 50 ml 35 लोगों को देना है, और 5 लीटर है। 5 लीटर का मतलब कितना, 5 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, वो पीछे वाला देख लीजिए आप जिसको मैंने आपको बताया है, ठीक है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, लीटर का मतलब यहाँ पे अगर मीटर की जगह लीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1 2
3 स्टेप नीचे उतरना है, यानी कि 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी कि इसका जो मतलब 5000 मिलीलीटर ये हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो आप कितना कह सकते हैं दोस्तों 5000 ml, ये 5000 ml हो जाएगा। और खर्च कितना हुआ 50 × 35, 50 × 35 ही खर्च हुआ। ठीक है, 35 × 50 करने से अच्छा है, या फिर आप कर ही लीजिए। ठीक है, 35 × 50 करने से अच्छा है कि देखिए इसको हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया और इसको 2 से भाग दे दिया, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई 100 × 17.5 कर लीजिए। ठीक है, 17.5 × 100 कितना हो जाएगा 1750 ml हो जाएगा। ठीक है, 1750 ml खर्चा हो गया। ठीक है, तो बचा कितना ml, बताइए 3 लीटर 250 ml बचा। ठीक है, मतलब 3250 ml बचा, 3250 ml का मतलब 3 लीटर और 250 ml बचा। ठीक है, 5000 में से 1750 को माइनस कर लेना था। आसान सा क्वेश्चन था, ये भी बहुत कठिन नहीं था। चलिए, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था दोस्तों, ये सीरीज़ का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो हमेशा ही पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो सीरीज़ का क्वेश्चन है वो लगभग हमेशा ही पूछ दिया जा रहा है और अच्छे खासा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है +2 -2 +2 -2 n टर्म्स तक है। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए इन दोनों का क्या करना है, मतलब इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो +2 और -2, +2 -2, अगर इनका जो संख्या होगा, देखिए इसके जो पद होंगे, जितने पद होंगे उनकी संख्या अगर सम होगी, ठीक है सम होगी, यानी कि हम कह रहे हैं सम का मतलब कि इवन होगा अगर, ठीक है इवन अगर होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर 2 पद होंगे या फिर 4 पद होंगे या फिर 6 पद होंगे, मतलब 2 का मल्टीपल में होगा, तो क्या होगा। यहाँ पे आप जरा अगर ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है कि 2 पद अगर हो रहा है तो प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जा रहा है, प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा वैल्यू। मतलब अगर इवन नंबर होगा, सम संख्या होंगी तो इसकी वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी। अगर वहीं पे अगर आपका विषम संख्या होगा तो आप देखिए जरा +2 -2 +2 या फिर +2 या फिर 5 का ले लीजिए, 3 का ले सकते हैं या फिर 5 का ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 5 का बाई चांस ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का ले लीजिए चाहे 3 का ले लीजिए, तो +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 1 ले सकते हैं तो 1 का भी 2 बच रहा है, ऐसे ही 5 लेंगे तो भी 2 बचेगा। यानी कि इस जो सीरीज होगा इसका जो आंसर आएगा, अगर विषम पद होंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अगर विषम पद होंगे तो 2 आएगा और अगर सम पद होंगे तो 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 n की संख्या अगर इवन है तो ये तो सही है। ठीक है, 0 n इज ऑड गलत है। ठीक है, -2 n इज इवन गलत है, 2 इफ n इज ऑड सही है। ठीक है, 2 अगर n की पद विषम है, यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे था जिसमें पहला और चौथा ऑप्शन सही दिखा रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी विद्यालय में 2/7 विद्यार्थी लड़कियां हैं और यदि लड़कियों और लड़कों के बीच अंतर 117 का है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विद्यालय में 2/7 विद्यार्थियां लड़कियां हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अगर कुल मिलाकर के नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला जो होता है वो कुल होता है। मान लीजिए कि टोटल अगर बच्चे कितने हैं 7 बच्चे हैं तो 7 में से 2 लड़कियां हैं। ठीक है, अगर टोटल मिलाकर के 7 बच्चे हैं तो 7 में से 2 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, 5 हो जाएंगे। और मतलब 7 में से क्या हो गया 5 लड़के हो गए और 2 लड़कियां हो गई, अगर टोटल संख्या 7 है तो। ठीक, और लड़कों और लड़कियों का अंतर दिया हुआ है। देखिए जरा हमारे में अंतर कितना आ रहा है 5 - 2 यानी कि 3 का अंतर आ रहा है, और इसमें अंतर कितना दिया हुआ है 117, यानी कि 3 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, 3 की वैल्यू जो दे रखी है वो 117 दे रखी है। 3 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 117 दे रखी है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लड़कियों की संख्या यानी कि 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। आप देख लीजिए किससे गुणा किया हुआ है और उसी से आप नीचे भी गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आपका आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 78 हो जाएगा, आप देख लीजिएगा करके। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम कर लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर 78 हो जाएगा। या तो आप ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 117 × 2/3। यहाँ से आप काट लेंगे, जो भी कटेगा और उसको गुणा 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एज से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि 10 वर्ष बाद मीना की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु से
5 गुनी अधिक होगी तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 वर्ष बाद मीना की आयु, मतलब देखिए इसमें मैंने आपको बताया होगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में 3 स्टेप होते हैं। एक होता है आपका वर्तमान, ठीक है, एक इससे ऊपर जाएंगे तो भूत होगा जो मतलब पहले का, और आगे आने वाला भविष्य मान लीजिए। ठीक है, 3 काल होते हैं। प्रेजेंट की आयु लिखा हुआ है कि 10 वर्ष बाद मीना की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु से, मतलब 6 वर्ष पूर्व जो उसकी आयु रही होगी वर्तमान से -6 करने पे जो इसकी आयु रही होगी वह 10 वर्ष बाद की आयु का, ठीक है, 10 वर्ष बाद मीना की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु के 5 गुनी होगी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद मतलब +10 करने पे जो भी आयु आएगी, ठीक है, उससे जो है 5 उसके 5 गुनी होगी, मतलब इससे और इसको गुणा करने पे कितना आएगा, गुणा 5 करने पे ये वाली आयु आ रही है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु आपको बतानी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वर्तमान आयु लिखा हुआ होगा, जो भी आंसर आपके, देखिए बाई ऑप्शन अगर बनाना हो तो आप इसको कैसे करेंगे, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो क्या होगा, वर्तमान आयु दिया होगा। और अगर आपको ऑप्शन में वर्तमान आयु दे रखा है तो आपको क्या निकालना था, वर्तमान आयु दे रखा है, तो आपको इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करना है तो आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाना था, देखिए लिखा हुआ था कि 10 वर्ष बाद मीना की आयु जो होगी वो 6 वर्ष पूर्व की आयु के 5 गुनी होगी। मतलब अभी की जो भी आयु है उसमें 10 जोड़िए, जो वर्तमान ऑप्शन में आपके आंसर जो दिया हुआ है वो वर्तमान आयु दिया हुआ है, वर्तमान आयु में 10 जोड़ना है और वो क्या होना चाहिए, 5 गुनी है ना, यानी कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए। सब में आप 10 जोड़ लीजिए, इसमें भी 10 जोड़िए, 22 आ रहा है। 22 क्या 5 का मल्टीपल है, क्या 5 से भाग होता है, नहीं होता है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। 10 में 10 जोड़िए, 20 आ रहा है। 20 क्या 5 का मल्टीपल है, हो सकता है ये आंसर हो। दूसरा देख लीजिए, 15 में 10 जोड़िए, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, ये भी हो सकता है। ये नहीं होगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपके बच गए। ठीक है, कौन कौन सा, 10 और 15। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अगर हमारा 10 वाला आंसर होता तो 10 वर्ष बाद इसकी, मान लीजिए 10 जो है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी अगर आंसर होता, ठीक है, तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी अगर आपका आंसर होता तो 10 वर्ष पहले की आयु जो थी, मतलब अभी की वर्तमान आयु कितनी है, 10 है। 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी ये। ठीक, और 6 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी रही होगी दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व 4 साल की रही होगी। ठीक है भाई, आज के अभी 10 साल की है तो 6 वर्ष पूर्व 4 साल की रही होगी, 10 में से 6 माइनस कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या 4 का 5 गुना जो है 20 है, बिल्कुल है, 4 का 5 गुना 20 है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बाई ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं, बाकी का इसमें इक्वेशन वगैरह बनाने का कोई झमेला नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। आप अगर इस चीज़ों को सीख जाते हैं तो आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नीतू जो है एक गाड़ी चलाती है, इसको अपनी स्कूटी 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है स्कूटी से, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए और मीटर पर सेकंड में निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीतू जो है वो 25 मिनट में, ठीक है, नीतू जो है क्या कर रही है 25 मिनट में, ठीक है, 25 मिनट में 5 किलोमीटर चल रही है, यानी कि 5 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी दोस्तों, 1 किलोमीटर चलेगी। 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, आपको मीटर पर सेकंड में निकालना था, तो 5 मिनट में, यानी कि अगर 1 मिनट में निकाला जाए, ठीक है, 1 मिनट में कितना चलेगी, अगर देखिए 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है तो 1 मिनट में कितना चलेगी, ये बस अपना सोचने का तरीका है। 1 मिनट में जो है 200 मीटर चलेगी। ठीक है, 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर पर मिनट वो चल रही है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है दोस्तों, 60 सेकंड होता है, यानी कि 60 सेकंड में वो कितना चल रही है, 200 मीटर चल रही है, यानी कि 200/60 आपका क्या हो जाएगा, यही मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। काट लीजिए यहाँ से, और 20/6 आप सभी को पता होता है 3.33 इसका होता है, यानी कि 3.33 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी का आपका सोचने का तरीका है, आप चाहे जैसे सोचें। ठीक है, चलिए मेरा सोचने का तरीका ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया अनु वाला। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन दोस्तों कुछ थे जो कि आपके 27 तारीख को पूछे गए थे। 24 तारीख के क्वेश्चंस में दोस्तों कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन एक देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था कि यदि एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। वर्ग के भुजा को दोगुना कर दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, जैसे मान के चलिए अगर हम इसको आसानी से निकालना चाहें, मान लीजिए 10 बाई 10 का कोई वर्ग है, उसके 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि 20 बाई 20 कर दिया गया। तो पहले 10 बाई 10 था, यानी कि इसका जो एरिया आ रहा था वो कितना आ रहा था, देखिए 10 गुणा 10 अगर हम करते तो कितना इसका एरिया आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 10 बाई 10 का अगर कोई वर्ग रहा होगा, अब ये कितना हो गया, ये पहले 100 रहा होगा, अब कितना हो गया, 400 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 4 गुना हो गया ना, 4 गुना हो गया। कई सारे फॉर्मूलेज पे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये 4 गुना हो गया 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, अच्छा ये देखिए, ये थ्योरी से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि निम्न में से कौन सा भिन्न एक अनुचित भिन्न है। अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला जो होता है, उसका ऊपर वाला मतलब उसका जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे वाली वैल्यू से क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होती है, मतलब उसकी जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। तो जल्दी से आप करके देख लीजिए कि किसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। देखिए, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से छोटी है तो ये नहीं होगा, ऊपर वाली नीचे वाली से छोटी है ये भी नहीं होगा, ऊपर वाली नीचे वाली से छोटी है ये भी नहीं होगा, यानी कि ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि ये देखिए लिखा हुआ था कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग सदैव होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो सेशन को यहीं विराम देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही प्यारा सा पूछा गया था। ठीक है, 24 तारीख में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़रा, पूछा गया था कि यदि ये संख्या दे रखी थी 24,668 x लिखा था 11 से विभाज्य है, और ये जो है 9 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का वो बताइए, क्या बताइए, मान बताइए कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू आपको निकालनी थी और y की वैल्यू निकालनी थी। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यदि यह संख्या जो है वो किससे विभाज्य है, ये लिखा हुआ है कि 2, 4, 6, 7, 8 x, ये आपके 11 से विभाज्य है, 11 से ही विभाजित होती है। तो 11 से विभाजित होने का नियम है क्या, आप सभी जानते हैं कि इनको जोड़ते जाइए, सम के स्थान पे कौन कौन से वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक सेकेंड, विषम के स्थान पे और सम के स्थान पे जो मतलब उसका जो डिफरेंस होता है वो या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। देख लीजिए ज़रा यहाँ पे। ठीक है, 8 6 कितना हुआ, 8 6 14, 14 और 2 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 7 4 11 हो रहा है। ठीक है, 11 को या तो शून्य बनाना है और या तो क्या बनाना है, 11 को देखिए यहाँ पे, मतलब आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो कितना था, 2 4 6 7 8 और x लिखा हुआ था। तो सबसे पहले आप विषम स्थानों को जोड़ लेंगे। कितना हो गया, देखिए 4 और 7 11 हो गया, और प्लस x, 11 प्लस x कह सकते हैं। ठीक, और सम स्थानों को देख लीजिए, 2 6 8 और 8 16 हो गया। ठीक है, अब हमको या तो 16 और 11 प्लस x को जोड़ने पे या तो 11 आना चाहिए या तो शून्य आना चाहिए। शून्य ज़्यादा नज़दीक लगता है, और ऐसे हम देख लेंगे कि भाई 11 में क्या जोड़ें कि 16 आ जाए। 16 आ जाएगा तो 16 में से 16 माइनस करेंगे तब शून्य आ जाता है। ठीक है, तो 11 में 5 जोड़ने पे यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या का जो अंकों का योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे 6 3 9 ये हो रहा है, और 7 और 1 8 हो रहा है, 8 ही हो रहा है, यानी कि 8 को 9 बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 1। अब आपको निकालना है x प्लस वाई कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 5 प्लस 1 आपका 6 हो गया, यहाँ पे कुछ लैग कर रहा है। ठीक है, 5 प्लस 1 आपका 6 हो गया, और 5 माइनस 1 4 हो गया। 6/4 यानी कि 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन था, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ आपके पूछ लिए थे। कोई एक मोटरसाइकिल की गति ज्ञात कीजिए। यदि वह 11:45 बजे से दोपहर 2 बजे तक
50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है दोस्तों? 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने देर में? टाइम देखिए 11:45 से लिखा हुआ है यहाँ पे कि 11:45 से चलती है और कब पहुँच जाती है? 2 बजे पहुँच जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 11:45 को 12 बनाने के लिए 12 तक आइए, 15 मिनट हो गया और 12 से 2 घंटा हो गया, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट में वो कितना चलती है दोस्तों? 2 घंटा 15 मिनट में कितना चलती है? 50 किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटे में कितना चलेगी भाई? किसी भी चीज़ की जो स्पीड होती है वो 1 घंटे में जितना चलती है कोई भी चीज़ उतना ही उसकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, पर घंटा में कितना चलती है, पर आवर लिखा हुआ है ना, तो 1 घंटे में कितना चलती है वो आपको निकाल देना था। कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए ज़रा ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। अगर वो 2 घंटे में, ज़रा सोचिएगा, 2 घंटे 15 मिनट में अगर वो 50 किलोमीटर चलती है तो क्या कभी 2.5 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकती है? अगर 2.5 किलोमीटर 1 घंटे में चलती तो 2 घंटे में मान लीजिए वो 5 ही किलोमीटर चल पाती और 15 किलोमीटर में कितना चल जाएगी? इतना तो चल नहीं पाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए 25 किलोमीटर, अगर 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलती तो 2 घंटे में कितना चलती? 50 किलोमीटर। बचा का 15 मिनट, क्या यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट था ना, तो 15 मिनट में कुछ चलना चाहिए था ना, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बच गया 2 ऑप्शन, ए और बी। अगर ऑप्शन नंबर ए आंसर होता तो ज़रा सोचिए 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में मान लीजिए 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना? 40 किलोमीटर। ठीक है, और बचा क्या? 15 मिनट। भाई 1 घंटे में 20 किलोमीटर है तो आधे घंटे में कितना होगा? 10 होगा, और आधे का आधा, आधे घंटे का आधा यानी कि 15 मिनट में, 15 मिनट में 5 ही किलोमीटर चलेगी ना, यानी कि 40 किलोमीटर 2 घंटे में और 5 किलोमीटर 15 मिनट में, यानी कि 45 किलोमीटर ही चलती है इस हिसाब से। मतलब अगर ऑप्शन ए अगर सही होता है आंसर, लेकिन ये तो चलती है कितना? 50 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 बच जाता है, ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सोचना होता है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है आप लोग के लिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आपका एडजस्ट हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप सभी पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हर आधे घंटे में दिल्ली से मेरठ के लिए बस है। एक व्यक्ति ने बस के बारे में पूछताछ की और पता चला कि बस 10 मिनट पहले चली गई और अगली बस 9:25 पर आएगी। ठीक है, तो बताइए कि व्यक्ति ने पूछताछ किस समय की है, मतलब किस समय पूछताछ की है ये बताना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि हर आधे घंटे पे बस आती है। ठीक है, हर आधे घंटे यानी कि 30 मिनट पे बस आती है। ठीक है, और व्यक्ति ने जब पूछा है तो ये कहा गया है कि भाई 10 मिनट पहले बस चली गई, यानी कि नेक्स्ट बस जो आएगी वो कितने मिनट बाद आएगी दोस्तों? 20 मिनट बाद आएगी। 20 मिनट बाद नेक्स्ट बस आएगी उसकी। ठीक है, 20 मिनट बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है कि जो नेक्स्ट बस आती है वो कितने बजे आती है? 9:25 पे आती है, यानी कि ये 20 मिनट बाद का जो टाइम है वो 9:25 है। तो अभी का टाइम कितना हो जाएगा? 9:25 में से 20 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 9:05। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना सा दिमाग लगा लेना था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, सोचने वाला था। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि n में कोण क्या है, कौन सा कोण है? न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है या फिर प्रतिवर्ती कोण है? तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि n का कोण बन कहाँ रहा है। तो n में जो कोण है ये बन रहा है यहाँ पे। आप जानते हैं दोस्तों, जब एक लाइन होती है उस पर ये जो एंगल बनता है, ठीक है, इसमें अलग अलग होते हैं भाई। इसकी 90 से कम हुआ तो न्यून कोण है, उसके बाद ऑब्ट्यूज राइट। लेकिन जो इसके नीचे वाले जो एंगल बनते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये जो कोण बन रहा है नीचे के साइड बन रहा है और ये भी कोण जो है नीचे के साइड बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो हमें लगता है कि वो प्रतिवर्ती कोण है। क्लियर? लेकिन इसको आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, या फिर हो सकता है कोई क्वेश्चन दूसरा दिया हो। ठीक है, बताने वाले ने कुछ उल्टा सीधा बताया, तो इसको भी हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो। इसको आप देख लीजिएगा। अगर हो सकता है कि अगर यही क्वेश्चन रहा हो तो हो सकता है कि इस पर बहुत सारे लोग अपना रॉन्ग क्वेश्चन का दावा भी करें। तो देखते हैं। चलिए, रॉन्ग क्वेश्चन क्या मतलब? कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं भाई, हमारे देखने के हिसाब से अलग है, आपके देखने का हिसाब अलग है। ये देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से किस आयत का परिमाप सबसे बड़ा है? आयत का परिमाप, किस आयत का परिमाप सबसे बड़ा है? ठीक है, तो आप दोस्तों 2 चीज़ें आपको जाननी होगी कि आयत का एरिया क्या होता है। देखिए यहाँ पे एरिया दे रखा है। एरिया जो किसी चीज़ का होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का। ठीक, और इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसका जो
इसका जो एरिया हम कह सकते हैं परिमाप जो होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी को हम 2 गुणे L प्लस बी लिख देते हैं, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे 60 सेंटीमीटर एरिया दे रखा है और एक साइड दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर और एक वैल्यू दे रखा है 2, तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ठीक, अब जब 30 हो गया तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2 यानी कि 32 दूनी 64 इसका आ रहा है मान। इसी प्रकार से जब इसका निकालेंगे तो कम आएगा, इसका निकालेंगे तो और कम आएगा, इसका निकालेंगे तो फिर से कम आएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ऐसा जोड़ा देखना है जिसमें सबसे छोटा वाला नंबर आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला नंबर 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें जो छोटा नंबर होगा वो जब 60 को जब 12 से भाग देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और इसमें तो 6 आ रहा है तो दूसरा वाला 10 आएगा। तो जिसमें संख्या में से 2 पेयर आपको निकाल लेना है, इसका 2 आ रहा है, 30 आ रहा है, ऐसे ही इसका 4 आएगा और 15 आ जाएगा, इसका 12 आएगा, 5 आएगा और इसका 6 आएगा, 10 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या किस में आ रही है, 2 वाले में आ रही है, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे। ठीक, लिखा हुआ है 100 मीटर लंबाई की तार से बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसकी क्षेत्रफल एक मतलब किसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा, ये जिसका नहीं किसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा बता दीजिएगा। ये देखिए ये एक सीरीज़ है जो कि रिपीटेड सीरीज़ है। ठीक है, इसमें जो है आपको पूछा हुआ था भाई यहाँ पे 13, 24, 46, 90 और 78 ऐसा कुछ दे रखा था। ठीक है, आखिरी का अंक अगर हम देखते हैं तो दूने के लगभग में दिखाई देता है। ठीक है, 90 दूना 180 होता है और 180 में से 2 माइनस किया हुआ है, यानी कि गुणा 2 करके -2 किया हुआ है। वैसे यहाँ पे भी देखा जाए तो गुणा 2 करके -2 किया हुआ है, यहाँ पे भी देखा जाए गुणा 2 करके -2 दिखाई देता है। तो इसको भी गुणा 2 करके और माइनस का 2 कर देंगे तो हमारा 354 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 6 क्रमागत संख्याओं, ठीक है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। भाई 6 क्रमागत संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या हुई x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1। चलिए मैं इसको लिखते चलता हूँ। पहली अगर x हुई, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, तीसरी हो जाएगी x प्लस 2, चौथी हो जाएगी x प्लस 3, पाँचवीं हो जाएगी x प्लस 4 और आखिरी की हो जाएगी x प्लस 5। इन सब का योग दे रखा है। भाई ये यूटेट का नहीं है, ये पहले कभी लिखा हुआ था। ठीक है, ये उसका आ गया है। ठीक है, गलती से यहाँ पे पहले का ये PDF था, उसी पे क्वेश्चन लगा दिया गया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 सबका योग दे रखा है कितना, ध्यान दीजिएगा 45। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे जब को जोड़ दीजिए जरा 5। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए 4 और 1 5। ठीक है, और 3 2 5 यानी कि 15 ये हो गया और प्लस 1 2 3 4 5 6x यानी कि 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 45। ठीक है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 6x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी। यानी कि जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 5 हो गई, उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 7। ठीक है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछा, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा हुआ था, यानी कि इन तीनों के वर्गों का योग निकाल देना है, यानी कि 25 प्लस 36 और प्लस 49 कर देना है। तो 25 प्लस 36 मिलकर के आपका हो जाएगा 85 और 85 में जब 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 110 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 110। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है यदि एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और इसके परिमाप को अधिकतम करने के लिए इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके परिमाप को अधिकतम पूछा हुआ है। तो अधिकतम परिमाप कब होगा, जब सबसे छोटी संख्या होगी। और 60 के साथ सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है भाई, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 60 आ सकता है। तो सबसे छोटी संख्या 60 गुणे 1 होगा ना। ठीक है, देखिए कई सारे लोग कहेंगे कि इसका आंसर 30 होगा, यानी कि 30 गुणा 2। तो इसमें अगर इस ऑप्शंस के बात किया जाए तो 30 होगा, परंतु जो सबसे अधिकतम जो परिमाप होगा वो क्या होगा दोस्तों, 60 गुणे 1 करेंगे तो 60 प्लस 1। ठीक है, मतलब 60 लंबाई और 1 चौड़ाई, फिर 60 लंबाई 1 चौड़ाई, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो 61 दूनी 122 इसका परिमाप आएगा। ठीक है, अगर 30 और 2 मानते कि मान लीजिए 30 और 2 का रहे, ये 30 रहे और ये 2 रहे, तो 30 और 2 32 और 30 और 2 32 यानी कि 64 ही परिमाप आ रहा है। तो सबसे मैक्सिमम कब आएगा, जब 60 और 1 होगा। तो यानी कि इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा हुआ था कि एक संख्या दी हुई थी, इसमें 8 का स्थानीय मान दिया हुआ था। तो इसको तो आप सभी लोग बता देंगे कि 8 के आगे कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, 8 के आगे 4 जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉक्टर ने एक बच्चे को 1 गिलास पानी पीने के लिए कहा जो प्रतिदिन 300 मिलीलीटर है।
एक हफ्ते में वो कितना पानी पी लेगा भाई, एक दिन में 300 मिलीलीटर है, तो एक हफ्ते में कितना 300 गुणे 7 यानी कि 2100 ml, ठीक है 2100 ml, 2100 ml ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 सेकंड का देखते ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो पहले के हैं। आपका आया हुआ था वो कुछ इस प्रकार से था कि आपको बताना था स्थानीय मानों का योग बताना था, ठीक है। 85632 दिया हुआ था और एक और संख्या दी हुई थी, इसमें स्थानीय मान दिया हुआ था। देखिए दोस्तों, स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, आप जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 8 5 6 3 2 में 5 कहाँ पर है, बीच में है, और इसके आगे 3 जीरो है, तो 5 मतलब 3 अंक है, तो 3 अंक के लिए हम 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये 5 का स्थानीय मान ये हो जाएगा, ठीक है इसमें। और इस वाले नंबर में बात करें तो 5 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 के आगे 1 जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान 5000, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान 50, 5000 प्लस 50 5050, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ था कि सोनी का वजन रेखा के वजन से 20% भारी है, रेखा का वजन सोनी की वजन से कितना हल्का है, रेखा कितनी हल्की है। तो एक 20% ज़्यादा है, 20% भारी है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया है, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। 20% भारी है यानी कि 1/5 ज़्यादा है, तो कम कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3, यानी कि 16.66 भी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो उस वीडियो को देखिए, ठीक है। इसमें है क्या, वैसे बेसिकली मैं बता दूं कि कोई भी एक संख्या दूसरी संख्या से अगर a/b ज़्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% है, तो 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, और 20/100 को हम लिख सकते हैं 1/5। देखिए 1/5 भारी है, ज़्यादा है, तो कम वाली संख्या हो जाती है a/a+b, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 5 है, तो हो जाएगा 1/a+b, यानी कि 1 + 5 यानी कि 6, और 1/6 की जो प्रतिशत मान होता है वो आपको पता है 16 सही 2/3 होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1/6 गुणा 100 करके आप देख लेंगे तो 16 सही 2/3 आएगा, ठीक है। 16.66। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसको भी आप देख लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि एक 3 अंकीय संख्या है जो 2 3 और 7 से विभाजित है, 2 3 और 7 से विभाजित है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। इकाई का अंक और 100वें अंक का योग बराबर दहाई का अंक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए कौन सी है, ठीक है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। आप सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है ये देखना है आपको। देखिए क्वेश्चन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए 2 3 और 7 से विभाजित है, तो सबसे पहले विभाज्यता चेक कर ली जाए। 2 से विभाज्यता क्या होती है कि आखिरी का अंक या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, ठीक है। 3 से विभाज्यता ये होती है कि अंकों का योग, जैसे यहाँ पे 462 है, 462 के अंकों का योग, जैसे 4 + 6 + 2 किया जाए तो ये 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 2 6 और 6 12 आ रहा है, 3 से विभाज्य, यानी कि पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। और ऐसे ही 7 का विभाज्यता का नियम थोड़ा सा जटिल है, तो इस कारण से उसको आप तोड़ करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तोड़ करके जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 462 यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। आपको पता, ये तो पता है कि 462 जो है 7 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। या फिर आपको ये तो पता है मतलब विभाजित होगा, परंतु आपको ये मतलब पता नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आपको इसको 2 अंकों में तोड़ देना है। आपको ये नहीं पता है कि विभाजित होगा कि नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि 420 तो विभाजित होगा भाई, 7 से 7 6 42 आपका होता है, ठीक है। तो 420 तो विभाजित होगा, और 420 में कितना जोड़ा गया है दोस्तों, 42 जोड़ा गया है। देखिए किसी भी संख्या का विभाज्यता चेक करने का एक नियम और है कि उसको आप एक संख्या ऐसी मान लीजिए, 2 संख्याओं में तोड़िए, जिसमें से एक संख्या आप विभाजित वाली मान लीजिए, और दूसरी वाली प्लस माइनस करने पे जो भी आ रहा हो, या तो प्लस करने पे या तो माइनस करने पे, ठीक है, वो भी अगर विभाजित होता है तब पूरी संख्या विभाजित होगी। जैसे हमने इसको 420 हमने मान लिया कि भाई 420 तुमको पता है कि विभाजित होगा, और 420 में कितना जोड़ा हुआ, 42 जोड़ा हुआ है। अगर 42 भी अगर 7 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तब ये संख्या विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसको आप एक रूप से और भी देख सकते थे, जैसे आपको पता है कि 490, ठीक है भाई, 7 7 49 होता है, तो 490 भी विभाजित होगा। अब 490 में से आप देख सकते हैं कितना माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो 490 में से लगभग आप कितना माइनस करेंगे कि 62 आएगा भाई, बताइए। लगभग आप 28 माइनस करेंगे तो आएगा, ठीक है। आप माइनस करके देख लीजिए, नहीं समझ में आता है। 2 आया, 7 आया, और यहाँ पे
4 आ गया। ठीक है, मतलब 28 माइनस करने पे, यानी कि 490 में से जब हम 28 माइनस करते हैं तो ये होता है। अब देखिए 7 से 490 तो हमने माना हुआ है, क्योंकि भाई वो तो हमको पता ही है कि होगा। क्या 28 में भी भाग जाता है 7 का? बिल्कुल जाता है। ठीक, यानी कि प्लस माइनस करने पे दो संख्याएं हमको ऐसी, मतलब दो संख्याओं में तोड़ ले रहे हैं जिनके प्लस या फिर माइनस दोनों ही जो अंक हैं वो दोनों ही विभाजित है, यानी कि ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ऐसे आप करके तोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, कितने ही बड़े अंक हो आप इसको तोड़ना सीख जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं ज़रा जल्दी से दोस्तों। 2, 3 और 7, देखिए 2 से विभाजित ये होगी, ये होगी, ये नहीं होगी, तो ये तो आपका ऐसे ही कट गया, ये भी आपकी होगी। ठीक है, 3 से विभाजिता देख लेते हैं। 3 से विभाजिता का योग मतलब ये है कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, तो ये बिल्कुल होगा, 6 आ रहा है। इसका भी 3 आएगा अंकों का योग, 2 + 1 + 0। ठीक है, 2 + 1 + 0 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 3 से विभाजित होता है, यानी कि ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका अंकों का योग 4 आ रहा है, तो कट गया। अब देखिए लिखा हुआ था कि 5 से विभाज्य नहीं है। जैसे ही आपने देखा 5 से विभाज्य नहीं है, आपको पता है कि आखिरी में शून्य आता है तो 5 से विभाजित होता है, यानी कि ये वाला भी आंसर आपका कट गया। ये तीनों आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन 1 बचा, ऑप्शन नंबर ए आपका, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था कि 2 लीटर में कितने 400 ml हैं। ठीक है, 2 लीटर में कितने 400 ml है, तो ये मैंने आपको कल ही बताया था कि 2 लीटर में 2 गुणे 1000 कर देंगे। ठीक है, बटा में मिलीलीटर है। ठीक है, 2 गुणे 1000 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 ml पूछा हुआ है ना, तो 4। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे काट सकते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना, आप कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 2 से आपका 2 बार में 4 कट गया, और इससे कटेगा तो 500 आ जाएगा। ठीक है, कितने आपके ml हैं, तो 4 ml आपके कितने हैं, 500 बार 4 ml है, मतलब 4 ml गुणे 500 जब करेंगे तो 4 पचे 20 ml हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2000 ml हो जाएगा, और 2000 ml बराबर 2 लीटर होता है, आपको पता है। ठीक है, 500 ml है, आप इसको चाहे जैसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलोमीटर का 2/5 कितना होगा, तो ये आपको पता है दोस्तों, 2/5 गुणे 1 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 400 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये सब आप सभी जानते होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वृत्त की व्यास को दोगुना है, एक वृत्त का व्यास दोगुना है या फिर दोगुना कर दिया गया है, तो वृत्त की परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब कि 2 वृत्त है या फिर एक वृत्त का ही मान के चलिए कि बढ़ा दिया जा रहा है, इसका व्यास दोगुना कर दिया जा रहा है, तो इसके परिधि में यानी कि पेरीमीटर में क्या जो है अनुपात होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जो अनुपात होता है, मतलब परिधि का जो अनुपात होता है वो साइड के अनुपात के ही बराबर होता है। याद रखिएगा कि परिधि का अनुपात वही अनुपात हो जाता है। ठीक है, परिधि यानी कि पेरीमीटर का वही हो जाता है। एरिया का अनुपात कहेगा तो जो साइड है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहीं पे अगर परिधि ना लिख करके एरिया लिखा रहता है, या फिर आपका यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा होता है, तो क्या हो जाता है, 1 और 2 था, मतलब 2 गुना कर दिया गया, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि तब 1/4 आंसर होता है। अभी क्या आंसर होगा, 1:2 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:2, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि किसी घन की भुजा उसकी मूल लंबाई के 3 गुनी बढ़ा दी जाती है, और पिछले और नए घन के आयतन का अनुपात बताइए। पिछले और नए घन के आयतन का अनुपात, देखिए आयतन का अनुपात क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया है कि जो आपके उसका अनुपात होता है, मतलब परिधि का, वो साइड के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल का जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, और जब परिधि आयतन जब पूछ देगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो परिधि का क्यूब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था यदि भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है, यानी कि पहला अगर मान लीजिए 1 है तो दूसरा 3 होगा। अब इसका जो है, अब आयतन पूछा हुआ है तो इन दोनों का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1:27 हो जाएगा। पिछला वाला 1 होगा तो नया वाला 27 होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ था पिछले और नए घन के आयतन, तो पिछला वाला 1, नया वाला 27, 1:27 आपका राइट आंसर होगा। अगर यहीं पे लिखा रहता है कि नए इस्टू पिछले का, कभी कल क्वेश्चन घुमा देता है, तो ये क्वेश्चन आप इतना जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नए से और पिछले का पूछा होता तो 27:1, तब आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया हुआ था कि भाई एक 9,000 किलो मछली की कीमत 30 रुपये प्रति किलो है, यदि सूखने के बाद 1/3 हो जाती हैं तो
ताज़ी और सूखी मछलियों के मूल्य में क्या अंतर होगा। तो भाई देखिए 1/3 बच जाती हैं, ठीक है, बाकी सारी सूख जाती हैं, 1/3 बच जाती हैं, यानी कि 2/3 आपकी सूख जाती हैं, ठीक है। तो केवल और केवल अगर आप 2/3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3, यानी कि 6000 किलो जो है सूख जाता है, ठीक है। और 1 किलो का दाम जो है वो 30 रुपये है, तो 6000 किलो का दाम हो जाएगा कितना, 6 त्रिक 18 के आगे 1 2 3 4 शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, 18,000 का डिफरेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें विषम चुनना था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा ये आपका 7 का है, ये 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये लेकिन 10 का क्यूब नहीं है, 10 का क्यूब 1000 होता है, ठीक है। ये आपका ज़्यादा है, तो आपका यही वाला विषम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ये 11 का क्यूब है आखिरी में, ठीक है। ये देखिए ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसको आप सभी करने की कोशिश कीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मनी पे रिलेटेड है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है एक आयत और एक वर्ग का परिमाप समान है, वर्ग की परिधि लिखा हुआ है 48 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है, तो बताइए कि आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में कितना अधिक है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परिधि लिखा हुआ है, वर्ग की जो परिधि है, वर्ग की परिधि दी हुई है 48 सेंटीमीटर, ये होता है 4 इंटू साइड होता है, आपको पता है, ठीक है। यानी कि जो साइड की वैल्यू 4 इंटू साइड की वैल्यू 48 दी हुई है, तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी 48/4 आप कह सकते हैं, 48/4 यानी कि 12 हो जाएगा, 12 चौक 48, ठीक। इसका जो साइड आ गया वो कितना आ गया 12 आ गया, तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों 12 का स्क्वायर यानी कि 144 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है, या फिर वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 144 आपका आ गया किसका, आपके आप कह सकते हैं वर्ग का। अब आयत का देखा जाए, आयत का लिखा हुआ है कि आयत की चौड़ाई या फिर आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि अगर लंबाई x है या फिर चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x+4 है, तो x+x+4 प्लस x+x+4, इसको आप या फिर 2 बार इसे कर लीजिए, 2 × l+b होता है इज इक्वल टू 48 लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका लगभग आ जाएगा, आप कह सकते हैं 14, ठीक है, और 10, ठीक है, 14 10 आपका आ जाएगा, मतलब 14 आपका क्या हो जाएगा, 14 आपका हो जाएगा लंबाई और 10 आपका हो जाएगा चौड़ाई, ठीक। दोनों को गुणा करने पे 14 × 10 करने पे कितना होता है दोस्तों, देखिए हमने इसको कैसे निकाला, तो 14 + 10 आपका 24 होता है और 24 दूना 48 होता है, आपको पता है, तो मैंने आपको ऐसे देख लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो 14 और × 10 करने पे, लंबाई × चौड़ाई करने पे इसका जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल इसका 14 × 10 यानी कि 140 आ रहा है, इसका क्षेत्रफल 140 आ रहा है आयत का, ठीक है, और जो आपका वर्ग है उसका 144 आया है, दोनों में डिफरेंस कितना है 4 वर्ग सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका डिफरेंस है। ऑप्शन में देखा जाए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिखा हुआ था कि एक स्कूल में कुल छात्रों में से 4/7 लड़कियां हैं, स्कूल में लड़कों से 211 लड़कियां अधिक हैं, तो स्कूल में कितने लड़के हैं, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है 4/7 लड़कियां हैं, यानी कि अगर ये देखिए जो नीचे वाला मान होता है वो टोटल होता है कुल, अगर कुल 7 लड़कियां हैं तो उसमें से 4, मतलब कुल अगर 7 बच्चे हैं तो 7 में से 4 जो है लड़कियां हैं। अब देखिए 7 में से 4 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है 7 में से 4 लड़कियां हैं तो 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो 3 लड़के आपके होंगे, ठीक है। यानी कि 7 अगर हम मानते हैं टोटल, तो इसमें से 3 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, अंतर दोनों का कितना है 1 है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल में लड़कों से इतनी लड़कियां अधिक हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 1 लड़की अधिक है, लेकिन वास्तव में जो दिया हुआ है वो 211 अधिक है, ठीक। तो स्कूल में कितने लड़के हैं, लड़कों की वैल्यू पूछा हुआ है, लड़के क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 का वैल्यू आपको निकाल देना होगा। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 211 है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, 633 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए पूछा गया कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, ठीक है। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों, ये आपके पहले पेपर में पूछा जाता था लेकिन इधर देखने के लिए नहीं मिल रहा था, आज मतलब जो कल आपके एग्जाम हुए हैं उसमें आपको देखने के लिए मिल गया है कि 257 को आपको किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। कैसे बदलते हैं दोस्तों, आप जानते हैं बाइनरी में बेस 2 होता है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से जो है इसको हम फैक्टराइज करते जाएंगे, ठीक है, इसका हम
हम गुणनखंड विधि इसको होता है कहा जा सकता है, ऐसा गुणनखंड करते जाएंगे। और इधर के साइड में हमको रिमाइंडर लिखना होगा। जैसे 257 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो ये 128 बार में कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 128 देखिए 2 गुणे 128 256 होता है, एक रिमाइंडर बच गया है 257 था यहाँ पे, तो एक इसको हम इधर लिख देंगे साइड में। फिर 2 से काटेंगे ये 64 बार में, यहाँ पे शून्य बच जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 32 बार में, यहाँ पे भी शून्य बच जाएगा। फिर 2 से काटेंगे ये 16 बार में कटेगा, फिर यहाँ पे शून्य रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे ये 8 बार में कटेगा, फिर शून्य रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से काटेंगे 4 बार में शून्य रिमाइंडर, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में शून्य रिमाइंडर, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, ठीक है, शून्य रिमाइंडर। और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा। ध्यान दीजिएगा आखिरी वाला ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है एक, इसको कई सारे लोग स्किप कर जाते हैं, तो आखिरी में भी एक रिमाइंडर बचेगा, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब एक को हम काटेंगे तो कुल मिला करके अब आपको क्या करना है कि पीछे से चलते जाना है, मतलब नीचे से इधर साइड से, ठीक है। 1 0 मतलब इधर से, यहाँ पे देखिएगा पीछे से 1 0 0 ऐसे लिखते चले जाना है, ठीक है। तो लिख लीजिए कितने बार शून्य है, एक के आगे कितने बार शून्य है दोस्तों, लगभग आपका 1 2 3 4 5 6 7 शून्य होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 शून्य, और फिर आखिरी वाला ये जो एक था इसको हम लिख देंगे, ठीक है। ये मैं उल्टा, देखिए इसमें हालांकि दोनों साइड से बराबर होगा, परंतु आपको हमेशा इस साइड से चलना होता है, पीछे के साइड से, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतना लिख करके और इसको हम बेस ऐसे 2 लिख देंगे, तो ये जहाँ पर लिखा होगा यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो था कि इसमें बताइए कि कौन इसका जो है, आप एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से करेंगे, हम इसको आप डायरेक्ट बता देते हैं। आपको पता है कि 8 9 72 होता है, 72 में जब 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 75 आपका एक ही, मतलब आखिरी का 5 जो है, आखिरी का अंक 5 जो है एक ही डिजिट में था। यहाँ पे लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमको जो भी ऑपरेशन किसी संख्या के साथ करनी है वह उस संख्या के लास्ट डिजिट के साथ कर दीजिए, तो आंसर का लास्ट डिजिट आपको मिल जाएगा, ठीक। ऑप्शन में एक बार देख लेंगे कि सारे ही ऑप्शन का जो उत्तर था, सारे ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट अलग अलग था। भाई 2 में सही वो था, सेम था, उसको छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए ऐसे जो है आप कर लेंगे 1 2 सेकंड के अंदर। अगर बाई चांस मान लीजिए कि अगर आपका डिजिट सब में सबका मतलब सेम रहता तो भी उसका अलग ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, उसके लिए अलग ट्रिक बताएंगे आपको जब धीरे धीरे आएगा क्वेश्चन तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा हुआ था कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इकाई का अंक तो ये तो आप सभी लोग कर लेंगे, 7 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1/4 विद्यार्थी साइकिल से, 1/5 विद्यार्थी बस से, 1/3 स्कूटर से विद्यालय जाते हैं, शेष 13 विद्यार्थी अन्य साधनों द्वारा विद्यालय जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी स्कूल बस से जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक। कितने विद्यार्थी बस से जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए टोटल होता है आपका, एक होता है किसी भी चीज़ का, उसमें से 1/4 1/5 और 1/6 नहीं 1/3 ये लोग जो है आपके अलग अलग संसाधनों से जाते हैं। तो टोटल मिला के इतना हो गया, इस सब का एलसीएम हम ले लेंगे, 4 5 20, और या तो आप हाँ 20 4 5 20 और गुणे 3 यानी कि 60 आप ले सकते हैं। आप कोई भी एलसीएम कुछ भी आ सकता है आपके हिसाब से, आपकी मर्जी पे है, ठीक है। मैंने 60 ले लिया, ठीक है। 15 चौको 60 होता है, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 से आप लगभग 12 5 60 और प्लस 3 से काटेंगे 20 बार में, ठीक है। तो यानी कि 20 और 15 35 और 12 47, 47/60 हो गया, ठीक है। अब एक में से माइनस कर देंगे, एक में से 47/60, यानी कि बचा कितना, बचा कितना दोस्तों, अगर देखा जाए कितना बचा है तो इसको देखा जाए, 47 में से 60 में से 47 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, यानी कि 13 बच्चे बच गए हैं जो कि किसी अन्य उससे जाते हैं। और क्वेश्चन में देख लीजिए शेष 13, अरे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 13 यहाँ पे भी लिख दिया था और 13 इसमें भी आ रहा है, मतलब हमारे मानने के हिसाब से भी 13 आ रहा है और 13 ऑप्शन में भी दिया हुआ था, यानी कि 13 की वैल्यू 13 है। तो आपको क्या बात ज्ञात करना था, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी स्कूल बस से जाते हैं, ठीक है। स्कूल बस से कितने जाते थे दोस्तों, 1/5, 1/5 यानी कि ये वाला आपका है बीच वाला यानी कि 12 की वैल्यू आपको निकाल देनी है। तो 12 गुणे 13 करेंगे आप, ठीक है। 12 गुणे 13 आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में कुछ स्कूल बस से जाते हैं, कितने विद्यार्थी स्कूल बस से जाते हैं, तो 12 की वैल्यू 12 ही हो जाएगी ना, ठीक है। 12 गुणे 13 नहीं करना है,
ठीक है, 12 की वैल्यू 12 हो जाएगी, 13 से गुणा नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा कि 13 की वैल्यू 13 थी अगर, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 ही तो हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप इसको एक बार पीछे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने किया क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पैटर्न एक दिया हुआ था दोस्तों, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा कि ये पैटर्न था कि 9 गुणे 9 प्लस 7 करने पे ये आता है। ठीक है, ऐसे ही 9 गुणे 8 ये करने पे इतना आता है। ठीक है, 3 बार किया हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 बार इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं तो इसके आगे 3 जीरो बढ़ा दिया है। ठीक है, 2 संख्याएं थी तो 8 के आगे 2 बढ़ा दिया था। एक बार गुणा करना था किसी संख्या से तो एक 8 बढ़ा दिया था। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा हुआ है कि इसके आगे 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 5 है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे था 3 और यहाँ पे है 5, यानी कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 था ना, 2 था तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या है, कितना, 5 है, तो 5 है और 2 है, यानी कि 3 8 और बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 9 को किसी एक संख्या से गुणा करना था पहले वाले में, तो 2 बार 8 था। ठीक है, मतलब एक 8 बढ़ गया। यहाँ पे 9 के बाद एक 8 है और मतलब यहाँ पे किसी संख्या से गुणा नहीं करना था, ऐसा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 9 के बाद एक 8 है तो 2 8 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे 9 के बाद 8 7 है, मतलब 2 डिजिट है तो 3 बार बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 9 के बाद 1 2 3 4 5 है तो कितने बार बढ़ेगा दोस्तों, 6 बार 8 बढ़ेगा, 6 बार 8। ठीक है, 6 बार 8 मतलब 8 के आगे 6 बार 8, यानी कुल मिला के 7 8 होने चाहिए। 7 बार 8 देख लीजिए किस ऑप्शन में है। हाँ, पहले में देखिए कितना है, नहीं होगा, 5 है, 6 है। ठीक है, ये 7 बार 8 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, एक वृत्त का व्यास 2 गुना हो तो वृत्त की परिधि का अनुपात बताइए। तो ये तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये तो मैंने कल ही बताया था आपको दोस्तों, ये अगर दुगुना कर दिया जाए तो परिधि का जो अनुपात होता है वो भी दूना हो जाएगा, तो 1:1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया था, 1 किलो आलू 20 रुपये का है, 500 ग्राम टमाटर 20 रुपये का है, 250 ग्राम प्याज 12.5 रुपये का है। 2 किलो आलू का दाम, तो 1 किलो अगर 20 रुपये का है तो 2 किलो 40 का हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो टमाटर, 1 किलो टमाटर यानी कि 20 दूनी 40 रुपये का, ये भी हो गया। ठीक है, 1 किलो टमाटर और 750 ग्राम प्याज, 750 ग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक 25 पैसों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। 750 ग्राम प्याज, देखिए 250 ग्राम प्याज 12.5 का मिल रहा है, तो 12.5 को 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 12.5 को 3 से 12 गुणे 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 प्लस 12.5 यानी कि 37.5। ठीक है, 37.5। अब देखिए 37.5 रुपये है, 37.5 रुपये में कितने आपके 25 पैसे के सिक्के होंगे दोस्तों, जल्दी से बताइए। ठीक है, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 37.5 रुपये में गुणा 4 कर देंगे, इसको भी गुणा 4 करना पड़ेगा, इसको भी गुणा 4 करना पड़ेगा, जो आए उनको जोड़ देना होगा। तो 4 गुणा 4 160 होता है, फिर 4 गुणा 40 गुणा 4 160 हो जाएगा, 40 गुणा 4 था। ठीक है, 160 प्लस 160 320, और 37.5। ठीक है, गुणा 4 जब आप करेंगे तो लगभग 150 आएगा। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य 160 प्लस 160 320, और इसमें आपको 150 जोड़ देना था, यानी कि 0 7 और 4 470 सिक्के आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पूछा होता है 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 को 4 से गुणा, जैसे आप इसको कर लेंगे तो इसका आंसर 470 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक छात्र ने 213 से गुणा करने के बजाय इस संख्या को 231 से गुणा कर दिया है, तो उत्पाद या फिर कितना अधिक था, ऐसा कुछ पूछ रहा है, मतलब इनके बीच का अंतर कितना था। ध्यान दीजिएगा कि इसको गुणा करना था किससे, मतलब इसको करना था 213 से, ठीक है, एक संख्या को, और इसने कर दिया 231 से। भाई कितना डिफरेंस है दोनों में, 213 और 231 में कितना डिफरेंस होगा, तो 231 में से जब आपका मान लीजिए कि 210 गया तो 21, लेकिन 3 कम था तो 21 में से 3 घटा देंगे। ठीक है, तो लगभग आपका जो आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा 21 में से 3 घटा देंगे यानी कि 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 का डिफरेंस हो रहा है। हमको कहने का मतलब कि 3 7 5 9 को 18 से गुणा करना होगा। ठीक है, 3 7 5 9 को 18 से गुणा करना होगा। तो आप देख सकते हैं 8 9 जा 72 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 9 जा 72, आखिरी का डिजिट मैं बस निकाल लेता हूँ। ठीक है, आखिरी का डिजिट
का कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डायरेक्ट इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना था। इसमें बताना था 36, 54 और 60 में सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज और सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणज गुणनखंड का अंतर, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अंतर ज्ञात करना था। इसका आंसर दोस्तों आप सभी निकाल सकते थे, ठीक है। शायद इसका आंसर 534 आएगा, ठीक है, 534। इसको आप देख लीजिएगा, कुछ करना नहीं, एक बार एलसीएम निकाल दीजिएगा, फिर एलसीएम निकाल दीजिएगा, इसका अंतर ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 150 लीटर शेक बनाने के लिए 100 नींबू लगता है, तो 4500 लीटर बनाने में कितना लगेगा। भाई 150 बनाने में कितना लग रहा है, 100 नींबू लग रहा है, तो 4500 बनाने में कितना लगेगा, ठीक है। देखिएगा किससे गुणा किया हुआ दोस्तों, 30 से गुणा किया हुआ, तो इसको भी 30 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 3000 नींबू लगेगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब कल यानी कि 30 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश किया। आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।